नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। कंटिन्यूअस इधर हम लोगों ने सोशल थॉट, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के एमर्जेंस को देखा और उस क्रम में हम लोगों ने रेनेसा, एनलाइटमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जान लिया, जो कि पूरा डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है और आप सभी का धन्यवाद। इसके व्यूज़ अच्छे गए हैं। मैं श्योर हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का एमर्जेंस इंडिया में, क्योंकि मेरे एमए के स्टूडेंट जो हैं, फाइनल ईयर के एमए के स्टूडेंट हैं, उनका ये टॉपिक है। आपको ये जान करके अजीब लगता होगा कि मैम कभी ये टॉपिक उठाती हैं, कभी वो टॉपिक उठाती हैं। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मुझे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज मुझे ये वीडियोस बनाना पड़ा ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेल्प मिल सके। तो आप इसी क्रम में पढ़ते चलिए जो जो आपका टॉपिक होगा। तो आज जिस वीडियो को मैं ले करके आई हूँ वो है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। आज हम इंडिया में इमर्जेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जहाँ तक इमर्जेंस की बात होती है सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका इमर्जेंस बहुत नया माना जाता है कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में या इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का इमर्जेंस तो ऑलमोस्ट 18वीं सेंचुरी में हो गया था, जब एनलाइटमेंट का दौर आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया। उस समय सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का इमर्जेंस हो चुका था। पर इंडिया में भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, बहुत नवीन विषय के रूप में ये माना जाता है। हम इसको बहुत एक नया सब्जेक्ट देखते हैं। तो जो आप इमर्जेंस पूरा पढ़ेंगे इसको मैं 3 पॉइंट्स में बताऊंगी। पूरे इमर्जेंस को 3 पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इमर्जेंस हुआ। और मैं इतनी कठिन भी हिंदी नहीं बोलती हूँ कि मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो। कुछ अगर आपको शब्द को लेकर के दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। तो इंग्लिश और हिंदी सारे ही स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो माना जाता है कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में भारत तब आया जब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर काम करना, यहाँ के समाज को समझना बहुत आवश्यक था। तो माना जाता है कि जो कॉलोनियल कंसेप्ट है, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, उसका बहुत अपना योगदान रहा है समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में लाने का। तो अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगी कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव आपको ये अगर इंडियन सोशल थॉट को आप समझना चाह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी को आप समझना चाह रहे हैं, तो अलग अलग बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, जिसके अलग अलग फॉलोवर हैं। इंडियन सोसाइटी की मैं बात, इंडियन सोसाइटी को समझने की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंसेप्ट तो क्लासिकल सोशियोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, हम कन्फ्लिक्ट थ्योरी उसमें भी पढ़ते हैं। पर इंडिया में भी, इंडिया के सोसाइटी को समझने के लिए भी अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप हुए हैं। जैसे श्रीनिवास अलग पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह AR देसाई का अलग कॉन्सेप्ट है। और आप देखेंगे कि लोगों का, जैसे राधा कमल मुखर्जी का अलग तरह से कंसेप्ट है। तो कुछ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। उसमें जो स्टार्टिंग का कॉलोनियल पर्सपेक्टिव अगर हम समझ लेंगे तो हम इमर्जेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे भारत में समाजशास्त्र के इमर्जेंस में। तो अगला वीडियो उस पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो समाजशास्त्र
का जो इमर्जेंस है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो प्रबोधन और फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और साथ में पुनर्जागरण, इन चार के परिणाम के स्वरूप ही जो समाज में बदलाव आया, मेनली इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि रेनेसा, एनलाइटमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने के बाद से जो सोसाइटी में चेंजेस आए, सामाजिक परिस्थितियों जो नई बनी, उनके अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई कि अब नए समाज को हम कैसे समझें और समझाएं। यूरोप में पूंजीवाद के जन्म से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, मतलब 300 से लेकर ऑलमोस्ट 400 वर्षों में फैली तमाम सामाजिक गुत्थियों और समस्याओं को सुलझाने की घोषणा के साथ एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना होती है। ये मैं शुरू से आपको समझा रही हूँ कि लगभग आप देखिए तो 300-400 सालों का, आप देख लीजिए 14वीं शताब्दी से लेकर के, जब से रेनेसां होता है, से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, लगभग 400 सालों में जो समाज में अलग तरह के चेंजेस आए, उनको समझाने के प्रयास के क्रम में समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई। एक सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। एक नए विषय के रूप में भारत में समाजशास्त्र इस आशा और योजना के साथ प्रारंभ किया गया कि यह भारतीय समाज के बारे में वैज्ञानिक सामान्यीकरणों और निष्कर्षों के माध्यम से राष्ट्र के नीति नियोजन में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करेगा। ठीक है, तो भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरह से हुआ कि जितने भी पॉलिसीज़ बन रहे हैं उसमें हेल्प ये करेगा। आज भी देखिए सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने फील्ड इन्वेस्टिगेशन से जो नए चीज़ों को लाते हैं उसको गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में शामिल करता है। तो इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई। अगर हम देखें तो भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और विकास, अगर हम इस पे आते हैं तो भारत में समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक नूतन विज्ञान है। अभी जो मैं इससे पहले बात कर रही थी वो मैं वर्ल्ड वाइड सिनेरियो की बात कर रही थी, मेनली मैं यूरोप और इंग्लैंड के सिनेरियो में बात कर रही थी कि वहाँ पर समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उद्भव होने के क्या कारण थे। तो वहाँ पर कारण था पुनर्जागरण, एनलाइटमेंट, प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो समाज में 300 से लेकर 400 वर्षों में जो गुत्थियां फैल गई थी, उनको सुलझाने के क्रम में एक अद्यतन विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। पर भारत जैसे देश में समाजशास्त्र विषय की स्थापना के पीछे अलग कारण है। पहला कारण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन इंडिया? पहला रीजन क्या है कि पाश्चात्य यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में विकसित मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र के सिद्धांत तथा अनुसंधानात्मक पद्धतियों उपागमों का प्रभाव, कि यूरोप में और अमेरिका में तो ऑलमोस्ट 18 और 19 सेंचुरी से ये विषय शुरू हो गया था। तो भाई कल्चरल एक्सचेंज होते ही थे, लोग एक दूसरे से मिलते ही थे, ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर फैला ही हुआ था। तो एक ऑलमोस्ट चूँकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया था तो उसका कहीं ना कहीं से हम भी प्रभावित थे ऐसे चीज़ों से। तो पहला तो प्रभाव की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से ये विषय की शुरुआत हुई। दूसरा, ब्रिटिश शासन तंत्र का प्रभाव, चूँकि यहाँ पर ब्रिटिश का साम्राज्य था, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था। ब्रिटिशर्स के साथ साथ बहुत सारे और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी कॉलोनीज़ यहाँ पर थी। हाँ, जो फुल फ्लेज जिनके पास पावर था वो ब्रिटिशर्स के पास था। तो उनका यहाँ पर चूँकि शासन तंत्र पूरा फैला हुआ था तो उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पर था, क्योंकि ब्रिटिश इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने इस विषय को यहाँ पर लाया ताकि वो यहाँ के भी समाज को समझ सके और ताकि उस पर रूल कर सके ईजिली। परंपरागत भारतीय सामाजिक दर्शन व भारत विद्या का प्रभाव, साथ में एक इंडोलॉजी जो अप्रोच है जिसको हम भारत विद्या अभिगम कहते हैं, उसका भी यहाँ पर प्रभाव था। उसके आधार पे भी यहाँ पर समाजशास्त्र विषय की स्थापना की नींव रखी गई। इंडोलॉजिकल अप्रोच के बारे में मैं सेपरेटली आपको बताऊंगी।
साथ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की आवश्यकता के संदर्भ में। ठीक है, ये तो स्वतंत्रता के पहले का रीज़न हुआ। फर्स्ट रीज़न क्या था कि ऑलरेडी चूँकि अमेरिका और यूरोप में सब्जेक्ट बन गया था, काम करना लोगों ने शुरू कर दिया था, तो एक उसका प्रभाव था। दूसरा, यहाँ पर ब्रिटिश शासन तंत्र की स्थापना थी और काम वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से। और तीसरा, इंडोलॉजिकल या जो भारत विद्या अभिगम है उसका भी प्रभाव था। पर चौथा कारण क्या था कि जब यहाँ भी हमें आज़ादी मिली, आप जब समाजशास्त्र विषय की विकास यात्रा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस विषय को एक नवीन गति मिली थी, एक तेज़ी से ये आगे बढ़ा था। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा एक नवीन समाज का निर्माण हुआ, अब हम आत्मनिर्भर समाज की ओर आगे बढ़ते गए और हम ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाए और नए तरह के समाज के निर्माण की बात होनी शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें भी एक विषय की ज़रूरत पड़ी और इसका भी ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 स्टेजेस में हम भारतीय समाज शास्त्र का उद्भव और विकास देखते हैं। पहला स्टेज है कि समाज शास्त्र का प्रारंभिक संस्थापन युग, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अर्ली फाउंडिंग एरा ऑफ सोशियोलॉजी। फाउंडिंग एरा, जब फाउंडेशन रखी जाती है, नींव रखी जाती है किसी चीज़ की। सेकेंड स्टेज है समाजशास्त्र का औपचारिक प्रस्थापन रूप, जब हम नींव रख लिए उसके बाद से हम उस पर काम कर लिए तो उसको फॉर्मल रूप हमें देने की ज़रूरत होती है, तो फॉर्मल एरा। और थर्ड जो है समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार रूप, जब फॉर्मल हम रूप दे देते हैं तो फिर उसके एक्सपेंशन की बात होती है, किस तरह से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विस्तारित होता चला गया। तो ये 3 स्टेजेस में हम समाजशास्त्र के उद्भव और उसके विकास यात्रा को पढ़ेंगे। तो एकदम दिमाग में याद कर लीजिए, बहुत इजीली आप आंसर को लिख लेंगे। क्वेश्चन सीधे आता है कि भारत में समाजशास्त्र विषय के रूप में कैसे उसका उद्भव हुआ, क्या क्या कारण थे और उसकी विकास यात्रा कैसी रही। तो कारण मैंने पीछे 4 आपको गिनाए, वो लिख दीजिएगा और फिर 3 स्टेजेस को आपको डिस्क्राइब करना है। समाजशास्त्र का प्रारंभिक संस्थापन युग, अर्ली फाउंडिंग एरा ऑफ सोशियोलॉजी। सेकंड, समाजशास्त्र का औपचारिक प्रस्थापन युग, फॉर्मल एरा ऑफ सोशियोलॉजी। एंड द थर्ड वन इज द समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग, द एक्सपेंशन एरा ऑफ द सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं समाजशास्त्र का प्रारंभिक संस्थापन युग। स्टार्टिंग है समाजशास्त्र का प्रारंभिक संस्थापन युग। संस्थापन युग समाजशास्त्र के औपचारिक प्रस्थापन युग के पूर्व का काल है। ठीक है, जो सेकंड स्टेज था फॉर्मल स्टेज ऑफ सोशियोलॉजी, तो उससे ठीक ये पहले का स्टेज है। इस युग में भारत के प्राचीन ग्रंथों जिसको हम कह रहे हैं फाउंडिंग एरा स्टेज ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें क्या हुआ था, जो भारत के प्राचीन ग्रंथ थे जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृतियों आदि में निहित सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित पुनरावलोकन किया गया। मतलब जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, बहुत ज़्यादा ये ग्रंथ अगर हम इनका कायदे से अध्ययन कर ले तो हम तत्कालीन समाज का बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। और आज भी इस मेथोडोलॉजी को बहुत ज़्यादा विचारक स्वीकार कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि इस मेथोडोलॉजी को, इस पर्सपेक्टिव को एडॉप्ट किए हैं सोशियोलॉजी को, समाज को जानने और समझने के लिए। तो जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृतियों आदि में निहित सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित पुनरावलोकन किया गया। प्राचीन भारतीय साहित्य यद्यपि आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान की परंपराओं से सर्वथा भिन्न है तथा सामाजिक चिंतन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं व्यापक है। अगर हम कहें कि जो हमारे जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, ये एक बार हम कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं से जो
चिंतन की जो प्रमुख धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं से उनमें व्याप्त हैं। उस अगर चिंतन को हम स्वीकार कर ले और उसके आधार पे जब हम समाज का अगर विश्लेषण करें तो देखिएगा कि कितना खूबसूरत चित्रण होता है और वास्तविकता के साथ वो चित्रण होता है जो उस समय का तत्कालीन समाज था, उसमें क्या सच्चाई थी, कैसा हमारा समाज था, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड अच्छे से करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान और हमारे आधुनिक ज्ञान की परंपराओं से भिन्न था, फिर भी सामाजिक दृष्टि से बहुत समृद्ध थी हमारी जो धार्मिक या प्राचीन ग्रंथ हैं। वैदिक, उत्तर वैदिक, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत काल में ऐसे अगणित ग्रंथ हैं जिनमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण और उसमें उनकी गंभीर विचारधाराएं हमें मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं, आप उठा लीजिए उपनिषद, स्मृति, महाभारत। इतना ही नहीं, अकबर द्वारा रचित जो आईने अकबरी है और जो मुग़ल काल में रचित है आईने अकबरी, साथ में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, शुक्राचार्य की जो नीति शास्त्र है, और इस तरह के जितनी भी प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, मैंने सबका नाम लिया, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष धर्म के कोई ग्रंथ हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। इनके अगर हम प्राचीन ग्रंथों को उठाते हैं तो सामाजिक जो विचारधाराएं हैं, जो सोशल थॉट हैं, वो हमें उसमें दिखाई देते हैं, जिससे कि समाज का हम चित्रण एवं विश्लेषण कर सके। ऐसे जो विचारक थे, जो कि हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक संस्थापन युग में जो ऐसे विचारक थे, वो उनमें से कौन कौन मुख्य हैं? तो प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर ब्रजेंद्र शील, प्रोफेसर भगवान दास, प्रोफेसर केवल मोटवानी, ऐसे ये लोग अग्रण्य विचारक के रूप में सामने आए। ठीक है, प्रस्थापन युग में जब अर्ली फाउंडिंग स्टेज रहा सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का, तो उसमें ये विचारक आए जिनकी मेथोडोलॉजी क्या थी? जिनकी मेथोडोलॉजी थी कि अपने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर के हम समाज का विश्लेषण कर सकें। आपको मैं कुछ, विनय कुमार सरकार उनमें से एक प्रमुख विचारक हैं जिनकी किताबें कुछ नीचे लिखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। द पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी, द फोक एलिमेंट इन हिंदू कल्चर, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रॉस कल्चर एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, ऐसे उनकी बहुत सारे किताबें हैं जिसमें हम हिंदुत्व की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर कर सकते हैं। साथ में उसी तरह ब्रजेंद्र नाथ शील ने पॉजिटिव साइंस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज में पुरातन हिंदू की वैज्ञानिक व्याख्या की है। आप देख लीजिए, ब्रजेंद्र नाथ शील को कभी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप उसमें देखिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी किताब पॉजिटिव साइंस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज में वैज्ञानिक व्याख्या किया, हिंदुत्व का वैज्ञानिक व्याख्या किया। इसी तरह भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास ने मनु की सामाजिक तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को नए परिवेश में व्याख्या की। ठीक है, मनु की जो मनु स्मृतियाँ जो हैं उनमें सामाजिक तथा जो वर्णाश्रम व्यवस्था का चित्रण किया गया, उसका इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से विश्लेषण किया है। तो इस तरह से, इसी तरह केवल मोटवानी हैं जिनका मैंने नाम लिया, तो केवल मोटवानी ने अपनी जो किताब है इंडियन एंशिएंट लिटरेचर में हिंदुत्व का वैज्ञानिक व्याख्या किया है। तो जो ऐसे धर्म ग्रंथ थे उसको उठा करके उसका वैज्ञानिक व्याख्या करना, ये हमारे जो प्रारंभिक संस्थापन युग था, अर्ली फाउंडिंग स्टेज था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होने का, उसमें ये काम हुआ है। तो आप जो अर्ली फाउंडिंग स्टेज है उसमें आप मूलतः ब्रजेंद्र नाथ शील का, प्रोफेसर विनय कुमार सरकार का, डॉक्टर भगवान दास का, डॉक्टर केवल मोटवानी आदि जो विचारक हैं उनके नाम को आप इंगित करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्जेंस होने का, जिसको हम कहते हैं कि औपचारिक प्रस्थापन युग।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेज पे, जिसको हम औपचारिक प्रस्थापन युग कहते हैं, मतलब फॉर्मल एरा शुरू हुआ सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट का। तो यह 1917 से 1947 के बीच का युग है, ठीक है। 1917 से पहले का प्रस्थापन युग, जिसको हम फाउंडिंग एरा कहते हैं सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का। फिर सेकंड स्टेज जो है वो औपचारिक प्रस्थापन युग, फॉर्मल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लॉन्च हुआ। कहाँ पर? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। 1917 या 1919 के पहले तक सोशियोलॉजी कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में भारत के नहीं पढ़ाई जाती थी। अब विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में या किसी और विषय के साथ मिल करके समाजशास्त्र पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसलिए हम इसको फॉर्मल युग कहते हैं। तो यह 1917 से 1947 तक का अर्थात स्वतंत्रता पूर्व का युग है, जिसमें आधुनिक समाजशास्त्र का औपचारिक रूप से बीजारोपण किया गया, ठीक है। मतलब कि स्वतंत्रता के पहले कई, क्योंकि 1947 में तो हमें आज़ादी मिली, तो 1917 से लेकर के 1947 तक का जो दौर है वो औपचारिक प्रस्थापन युग है, फॉर्मल एरा है सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट का। वस्तुतः समाजशास्त्र का औपचारिक प्रस्थापन 20वीं सदी पूर्वार्ध से माना जा सकता है, जबकि प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील की प्रेरणा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग से संलग्न समाजशास्त्र विभाग की सर्वप्रथम स्थापना 1917 में हो गई, ठीक है। याद रखिएगा कि 1920 से लगभग हम समाजशास्त्र एक विषय के रूप में देखते हैं, पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में, याद करिएगा, सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के साथ जुड़कर कनेक्ट होकर के समाजशास्त्र को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पर हम ये नहीं कह सकते कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले 1917 में आया। ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ ध्यान रखिए कि 1917 में अर्थशास्त्र के साथ मिलकर के सब्जेक्ट की शुरुआत हुई, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं हुई। अब इसी युग की और बात करते हैं तो प्रोफेसर ब्रजेंद्र शील ने कलकत्ता में इसकी शुरुआत कर दी। साथ में प्रोफेसर विनय कुमार सरकार ने इनके साथ मिल करके, मतलब ब्रजेंद्र नाथ शील के साथ मिल करके समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू किया। कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। वे तर्कवादी समाजशास्त्री चिंतक थे और पश्चिम के विद्वानों के इस मत से सहमत नहीं थे कि पश्चिमी दुनिया भौतिकवादी है। मैं विनय कुमार सरकार की थोड़ी सी विचारधारा को आपके सामने रख रही हूँ कि वो इस मत से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि पश्चिमी दुनिया भौतिकवादी है और पूर्वी दुनिया जो है जिससे हम बिलोंग करते हैं वो आध्यात्मिक है। सरकार ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय समाज में भौतिकतावादी और धर्मनिरपेक्षतावादी दोनों ही तत्व विद्वान हैं। सोचिए, विनय कुमार सरकार ने इस बात को कहा कि जो बाइफर्केशन ये वेस्टर्न वाले किए हुए हैं, ये यूरोपियन वाले किए हुए हैं कि हम लोग जो हैं वो भौतिकतावादी हैं और जो पूर्वी देश हैं वो जो हैं वो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं या आध्यात्मिक हैं, ऐसा नहीं है। भारत जैसा देश जो है वहाँ पर दोनों ही तत्व दिखाई देते हैं, भौतिकतावादी तत्व भी और आध्यात्मिक तत्व भी, धर्मनिरपेक्षतावादी तत्व भी, दोनों ही तत्व विद्यमान दिखाई देते हैं भारतीय समाज में। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज एवं भारतीय व्यवस्था की प्रत्यक्षवादी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, प्रत्यक्षवादी व्याख्या की थी जो कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशन पे है, जो साइंटिफिक तरीके को अडॉप्ट करती है। अभी मैं इसके बाद ऑगस्ट कॉम्ट को पढ़ाऊंगी तो आप पॉजिटिविज़म जो अप्रोच है वो आप उसको समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा विनय कुमार सरकार ने कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूं ही आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय समाज है, उसे भी हम प्रत्यक्षवादी आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ, ये तो मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का 1917 के आसपास बताया। सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय के
छत्रछाया में अंग्रेज समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स ने के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र का मिश्रित विभाग की शुरुआत हुई। तो 1919 से ही बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन होना शुरू हुआ। प्रोफेसर गिड्स मुख्य रूप में प्राणीशास्त्री थे, ये प्राणीशास्त्रीय थे। नगरीय योजना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। 1924 की प्रोफेसर घुरिये 20वीं शताब्दी के एक मूर्धन्य तथा अनुपम समाजशास्त्री थे। तो साथ में मैंने प्रोफेसर घुरिये की भी बात की। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो फॉर्मल एरा चला उसमें मेन कौन कौन से विचारक, कौन कौन से समाजशास्त्री सामने आए। प्रोफेसर घुरिये के अगर कंट्रीब्यूशन को देखा जाए, मतलब पैट्रिक गिड्स जो थे वो चूँकि बाहर के थे, इनको हम अंग्रेज समाजशास्त्री कह सकते हैं, और भारतीय समाजशास्त्री कौन था? प्रोफेसर घुरिये। तो याद रखिएगा कि जब आपको बाहर का पूछा जाए कि पहला कौन था ऐसा प्रोफेसर, तो पैट्रिक गिड्स जो कि अंग्रेज थे, और अगर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो प्रोफेसर घुरिये थे, जिन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में शुरुआत की। और अगर हम घुरिये के कंट्रीब्यूशन को देखें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करना, ISS। आप अगर मेरे स्टूडेंट्स ISS के बारे में नहीं जानते होंगे तो ज़रूर जान लीजिए कि ISS सबसे बड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है, जिसमें कि भारत के और विश्व के बहुत सारे समाजशास्त्रीय सदस्य हैं, और हर साल इनका एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें देश दुनिया के सभी समाजशास्त्रीय एकत्रित होते हैं, जुटते हैं, और अलग अलग स्थानों पे इनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ISS के, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1952 में 1952 में हुई है, और किसने किया है? प्रोफेसर घुरिये ने। और साथ में आज भी ये जर्नल निकलता है, सोशलॉजिकल बुलेटिन। अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में होंगे उसके लाइब्रेरी में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ज़रूर आता होगा। आप उसके वॉल्यूम्स को पढ़ा करिए। जो कंटेम्प्रेरी जो वर्क है, जो रीसेंट रिसर्च हो रहे हैं सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट के आर्टिकल्स आते हैं। मतलब उसमें आर्टिकल्स आना एक बहुत बड़ी भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत भी प्रोफेसर घुरिये ने की थी। फिर प्रोफेसर KN कपाड़िया, प्रोफेसर AR देसाई, प्रोफेसर MN श्रीनिवास, प्रोफेसर YB दामले जैसे अनेक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रोफेसर घुरिये के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए और बम्बई विश्वविद्यालय की बौद्धिक परंपराओं से अनुप्राणित रहे। मतलब अगर हम बम्बई यूनिवर्सिटी की धारा को देखें तो सबसे पहले पैट्रिक गिड्स जो कि अंग्रेज समाजशास्त्री थे, इनको हम प्राणीशास्त्री मूलतः कहते हैं। साथ में उनके बाद प्रोफेसर घुरिये आए, और प्रोफेसर घुरिये की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कपाड़िया, देसाई, श्रीनिवास, दामले ऐसे बड़े समाजशास्त्री इस बम्बई विश्वविद्यालय से निकले और बहुत कुछ समाज को दिया। इन्होंने सामाजिक सिद्धांतों की रचना की और समाज को नए तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो फिर ये सेकंड जो मैंने आपको बताया बम्बई विश्वविद्यालय, पहला मैंने बताया था कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसके कि बृजेंद्र कुमार शील थे और प्रोफेसर विनय कुमार सरकार थे। दूसरा मैंने बम्बई विश्वविद्यालय बताया। अब तीसरा मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर रही हूँ जो कि सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। तो 1921 में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंग के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ भी अर्थशास्त्र के अंग के साथ प्रारंभ हुआ। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी क्षेत्रीय समाजशास्त्र, मूल्यों के समाजशास्त्र, जिनको हम कहते हैं कि फादर ऑफ वैल्यूज़, इनको हम कहते हैं, कला के समाजशास्त्र, संस्कृति तथा सभ्यता के समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत इन विशिष्ट अध्ययनों की शुरुआत
की। तो देखिए सोशियोलॉजी की ब्रांचेस कैसे बढ़ रही हैं, मतलब वैल्यूज़ का स्टडी, कला के समाजशास्त्र का स्टडी, संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन, ये राधा कमल मुखर्जी जैसे महान समाजशास्त्रियों की ही देन है, जिन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत इन विशिष्ट अध्ययनों की शुरुआत की। जैसे ये सब अध्ययन मैंने बताया है। अपने जीवन काल में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की और वे भारत के सोरोकिन के रूप में विख्यात हैं। आप याद रख लीजिए कि राधा कमल मुखर्जी जी को हम भारत के सोरोकिन के रूप में जानते और समझते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की धारा को आगे, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर डीपी मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जो कि एक बहुत मौलिक चिंतक के रूप में हमारे सामने है। और डीपी मुखर्जी के विचारों में कार्ल मार्क्स का चिंतन दिखता है, मतलब कन्फ्लिक्ट थ्योरी के ये हैं विचारक, और कार्ल मार्क्स के थ्योरी का इन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर बनारस के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो काशी विद्यापीठ, आप जानते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी समाजशास्त्र का अध्ययन लखनऊ विश्वविद्यालय के समान ही पुराना है। मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। यहाँ भी मतलब जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, उसी तरह काशी विद्यापीठ में भी 1921 से ही समाजशास्त्र की पढ़ाई स्नातक स्तर पर होना शुरू हुई और स्नाकोत्तर स्तर पर मतलब पीजी लेवल पर स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 1964 में हुई, 1964 में हुई। विद्यापीठ में समाजशास्त्र के संवर्धन तथा विकास के लिए डॉक्टर भगवान दास, जो भारत रत्न जिनको मिला है, के बाद स्वर्गीय प्रोफेसर राजा राम शास्त्री जी ने विशेष कार्य किया है। तो काशी विद्यापीठ में हम इन दो मूर्धन्य समाजशास्त्रियों की चर्चा करते हैं। तो पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि 1947 तक केवल 4 भारतीय विश्वविद्यालयों में, ठीक है, समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। कहाँ कहाँ मैंने बताया, कलकत्ता, बम्बई, मैसूर, लखनऊ और साथ में काशी विद्यापीठ में भी, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि औपचारिक युग, तो औपचारिक युग को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई। तीसरा जो है व्यापक प्रसार युग, इसमें क्या हुआ, इसमें सोशियोलॉजी की अनेक धाराएं निकलना शुरू हुई। आज आप देखिए, हम अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस पढ़ते हैं, हम रूरल सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी की तो शुरुआत बहुत शुरू से हुई है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम पढ़ते हैं। ऐसे अनेक धाराएं सोशियोलॉजी में निकली और ये विषय ऐसा है कि ये हर जगह पढ़ाया जाता है। आप किसी आईटी में चले जाइए, वहाँ समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वहाँ समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसी समाज में ही तो हम सभी को काम करना है। तो हमें समाज की मानसिकता पता होनी चाहिए, समाज में क्या आचार व्यवहार हो रहे हैं, किस तरह से हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता हुआ आया है और आगे काम कर रहा है, इसे सभी को जानना होगा। तो इस व्यापक प्रसार युग में समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। मैं कुछ आपको बता रही हूँ, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी में 1948 में, पूना में 1949 में, बड़ौदा में 1950 में, पटना में 1950 में, गुजरात में 1954 में, पंजाब में 1960 में, काशी विद्यापीठ जो है जहाँ पर वो आगे शुरू हुआ पीजी का, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ से हम लोग हैं 1965 में, कानपुर में। तो इस तरह से अलग अलग, मतलब 1947 के बाद से जो लास्ट स्टेज है जिसको हम व्यापक प्रसार युग कहते हैं, यहाँ पर अनेक तरह के भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय के रूप में आगे बढ़ा। ये तो मैंने पूरा डिफाइन आपको किया, पर
एज अ पीजी स्टूडेंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ थिंकर्स को भी हमें कोट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि समाजशास्त्र का जो भारत में प्रसार और प्रचार हुआ वो इन 3 स्टेजेस में गया। पर श्रीनिवास और पाणिनि, अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास एंड पाणिनि ने भी इस ग्रोथ को 3 स्टेजेस में बताया है। ठीक है, इसको ज़रूर, जैसे वो पूरा आप जब डिस्क्राइब कर लेंगे तो ये 2 कंट्रीब्यूशन को, एक रेज के कंट्रीब्यूशन को और एक श्रीनिवास और पाणिनि के कंट्रीब्यूशन को भी आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास एंड पाणिनि द ग्रोथ ऑफ 2 डिसिप्लिन्स इन इंडिया फॉल्स इनटू 3 फेजेस। इन्होंने भी 3 फेजेस बताए हैं। पहला, द फर्स्ट कवरिंग द पीरियड बिटवीन द 1773 टू 1900 AD। जैसे मैंने अभी अलग तरह से बताया श्रीनिवास के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका अलग अलग आता है विश्लेषण, तो श्रीनिवास और पाणिनि के अकॉर्डिंग 1773 से 1900 AD तक का फाउंडेशन स्टेज इन्होंने माना, जब धीरे धीरे यहाँ पर समाजशास्त्र की नींव रखनी शुरू हुई। वो क्यों नींव रखनी शुरू हुई, मैंने पहले ही बताया है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो यहाँ के समाज को कैसे जाने, कैसे समझे, तो उन्होंने फिर इस विषय की शुरुआत की। दूसरा इन्होंने जो स्टेज दिया है द सेकेंड 1901 से 1950 AD का दिया है, व्हेन दे बिकम प्रोफेशनलाइज्ड। ठीक है, 1901 से 1950 के बीच का दौर दिया है, जब धीरे धीरे हम इसको प्रोफेशनलाइज्ड करते गए। धीरे धीरे हम वही फॉर्मल एरा जो है, जहां हमने फॉर्मल एरा जो आपको बताया 1917 से 1947 का बताया है, इन्होंने श्रीनिवास और पाणिनि ने 1901 से 1950 तक का बताया। एंड द थर्ड स्टेज इज़ द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स, जिसमें मैंने बताया द प्लान डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट, द इंक्रीज एक्सपोजर्स ऑफ इंडियन स्कॉलर्स टू द वर्क ऑफ देयर फॉरेन कलीग्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसमें क्या हुआ प्रोफेशनल युग में, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन हुआ, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई कॉलेजेस में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना और पढ़ाना शुरू हुआ। साथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वो अपने फॉरेन कलीग्स के साथ मिल करके कुछ काम कर सके, और इसके लिए फ़ंड्स भी मिलने शुरू हुए। वही रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह से फ़ंड्स भी मिलने शुरू हुए। ये थर्ड स्टेज है। तो श्रीनिवास और पाणिनि के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी का इमर्जेंस एंड ग्रोथ 3 स्टेजेस में हुआ है। फर्स्ट इज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ बिटवीन 1773 टू 1900। द सेकेंड स्टेज इज द प्रोफेशनल स्टेज फ्रॉम 1901 टू 1950 एंड द थर्ड इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। ठीक है, समझ में आया। अब एक रेज है, इन्होंने रेगे या रेज अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो इन्होंने क्या बताया इन हर पेपर, लेडीज़ थे, इन हर पेपर सोशियोलॉजी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने एक पेपर लिखा है, मतलब रिसर्च पेपर, सोशियोलॉजी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में इन्होंने भी 3 स्टेजेस बताए हैं। इंटेरोगेशंस ऑफ द कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन द डिसिप्लिन एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। वही आपको बताया कि कॉलोनियल अप्रोच की वजह से, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव की वजह से, या कॉलोनीज़ डेवलप होने की वजह से इस सब्जेक्ट का यहाँ निर्माण हुआ। साथ में जब कॉलोनिज़म का यहाँ दौर आया तो अपने आप नेशनलिज़म का भी दौर आया, राष्ट्रवाद की भी का भी जन्म हुआ यहाँ पर। फिर एक्सप्लोरेशन इनटू द इनिशिएटिव नेचर ऑफ द थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ द डिसिप्लिन एंड डिबेट्स ऑन द स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिजनाइजेशन। जो अभी इंडिजनाइजेशन का टॉपिक बिल्कुल एक अलग से है, कंटेक्चुअलाइजेशन एंड इंडिजनाइजेशन। ये 2 कंसेप्ट मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगी, पर याद रखिए कि सेकेंड स्टेज इन्होंने बताया कि एज अ डिसिप्लिन जब इमर्ज होना शुरू हुआ, जब इंडिजनाइजेशन प्रोसेस पे डिबेट्स होना शुरू हुआ तब। और लास्ट उन्होंने बताया पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न एक्सप्लोरेशन, कि जब हम इन सब मुद्दों पे, पोस्ट स्ट्रक्चरेशन पे, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पे, इन सब चीज़ों पे बात करने लगे, तो वो थर्ड स्टेज था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होने का इंडिया में। तो होप आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ, जैसे आपने वेस्टर्न वर्ल्ड की को समझा कि वेस्ट इंडिया में और यूरोप में किस तरह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज हुआ, बहुत अच्छे से आपने समझा।
उसी तरह, क्योंकि वो बहुत पुराना दौर था, उसी तरह इंडिया में भी आपने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के इमर्जेंस को अच्छी तरह से समझ लिया। तीनों स्टेज आपने समझा, फिर आपने श्रीनिवास और पाणिनि के कंसेप्ट को भी समझा और रेगे के भी कंसेप्ट को समझा। तो होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, और इसके बाद से आपने कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को भी समझना ज़रूरी है। मैंने थोड़ा बताया आपको, पर उसको थोड़ा और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनिए, देखिए, नोट्स बनाइए, कहीं प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।